ये कोई हालत अच्छी नजर नहीं आ रही है। वो जो पीओके वापस भारत में शामिल एक जरूर हो जाएगा, क्योंकि पीओके की जो आवाम है वो रेफरेंडम करना चाहती है, वो बताना चाहती है वापस अपने भारत में वापस शामिल हो जाएं। पाकिस्तान ने भारत से गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट की है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वापस रिस्टोर की जाए और पाकिस्तान का पानी वापस भारत देना शुरू कर दे। आप इनको जलील कर दो, आप इनके फील्ड मार्शल को, आप इनके प्राइम मिनिस्टर को, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सबको लाइन में खड़ा होके नंगा करके दौड़ाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैसे नंगे हैं ये। जो कैंपों में, जो अस्पतालों में लोग पड़े हुए हैं वहां उसके ऊपर वो जारी है। सबके कर्जों से बचने के लिए, सबका अच्छा बनने के लिए पाकिस्तान भारत से पंगा तो ले लेगा, लेकिन बर्बाद तो पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान ने एक बार मारा, 2-4 मिसाइलों से गड्ढे कर दिए वहां के एयरबेसों में, अब के पिटेगा तो क्या हाल होगा पाकिस्तान का। यूपी एटीएस ने जो 4 बंदे उठाए हैं उसमें से 2 हिंदू हैं, 2 मुसलमान हैं, राइट? तो दे आर रिक्रूटिंग हिंदू लड़कियों को रिक्रूट कर रहे हैं। ये जो सीसीटीवी वाला गैंग पकड़ा गया था जिसने 50 सीसीटीवी कैमरास लगाए थे। भारत के अंदर वी आर अ नेशन ऑफ पीस, वी आर अ नेशन ऑफ नॉन वायलेंस, क्या उससे एक डॉक्ट्रीन शिफ्ट होके हम नेशन ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन, नेशन जो कहता है कि भाई जरूरत करने से पहले एक्शन ले लो। मैंने चंदन पहले भी ये बात की है, किसी का बाप नहीं रोक सकता इसको। हम मस्खरों की तरह इसके रास्ते रोकने की, हम जैसे जो जाहिल लोग हैं वो कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। कि पाकिस्तान अभी फंसा हुआ है, एक तरफ महंगाई वाले में फंसा हुआ है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल धराशायी है। यूएई हो या सऊदी हो, ये सारे उससे मांग रहे हैं अपने अपने पैसे। दूसरा, उस पर दबाव अमेरिका का है कि तुम अमेरिका की तरफ से लड़ो और सऊदी का साथ दो। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। और यहाँ पर इंडियन मुस्लिम है जो ये कह रहे हैं कि वो आज नहीं तो कल जो है वो भारत में शामिल होगा। और पीओके में रहने वाली जो जनता है वो भी, हमने कई बार पिछले दिनों प्रोटेस्ट देखे हैं वहाँ पर। और ना ही सिर्फ प्रोटेस्ट मतलब कि जो वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चलो वो तो ठीक है, लेकिन उनके अलावा वो कुछ और भी ऐड करते हैं और ये कहते हैं कि हमें उस कश्मीर से जाके मिलना है या फिर हमें भारत के साथ जाके मिलना है। अब देखने वाली सिचुएशन ये है यहाँ पर कि पाकिस्तान के कई सारे इलाकों में प्रदर्शन जैसे हो रहे हैं, पीओके के प्रदर्शन थोड़े अलग है वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ के जो कश्मीरी है वो देखते हैं कि भाई इंडिया के पास जो कश्मीर है उसमें किस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे कैसे वहाँ पर जो चीज़ है उसके बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कोई और चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर ऐसी चीज़ हो रही तो कब तक वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान का झूठा प्रेम दिखाकर कब तक वो साथ में रहेंगे? वो भी तो चाहेंगे कि खुद का डेवलपमेंट हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज़, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूलें। वो जान रहा है और बड़े प्लानिंग के साथ कर रहा है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान अभी फंसा हुआ है, एक तरफ महंगाई वाले में फंसा हुआ है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल धराशायी है। यूएई हो या सऊदी हो, ये सारे उससे मांग रहे हैं अपने अपने पैसे। दूसरा, उस पर दबाव अमेरिका का है कि तुम अमेरिका की तरफ से लड़ो और सऊदी का साथ दो, क्योंकि तुमने डिफेंस पैक्ट किया है। तीसरा दबाव ईरान की तरफ से है कि अगर ईरान के साथ नहीं दिया तो तुम्हारे यहाँ जो शिया है वो बगावत कर देंगे। चाइना का प्रेशर है कि तुम ईरान की तरफ रहो, क्योंकि ईरान को हम मदद कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि भारत के साथ युद्ध लड़ा जाए। उससे होगा क्या? जैसे ही भारत के साथ युद्ध लड़ाई करेगा तो पहले तो यूएई को बोलेगा कि हम आपके पैसे कैसे चुकाएं। युद्ध वाली स्थिति में कोई मांगता है क्या? सऊदी से भी यही कहेगा तो पैसे देने से बच जाएगा। दूसरा, चाइना खुश हो जाएगा। तीसरा, अमेरिका वो कहेगा कि हमारी सेना तो उलझी हुई है भारत के साथ, हम कहां से आपके तरफ से लड़ाई करेंगे। और आवाम इसलिए एकजुट होगी कि भारत गजवाए हिंद, हमें भारत हमारा दुश्मन है, ये करना है। तो सारी समस्याओं का एक ही समाधान है पाकिस्तान के लिए कि इंडिया के साथ जंग छेड़ दो। लेकिन पंकज जी, इसीलिए सबके कर्जों से बचने के लिए, सबका अच्छा बनने के लिए पाकिस्तान भारत से पंगा तो ले लेगा, लेकिन बर्बाद तो पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान ने एक बार मारा, 2-4 मिसाइलों से गड्ढे कर दिए वहां के एयरबेसों में, अब के पिटेगा तो क्या हाल होगा पाकिस्तान का? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी आर्मी को। अच्छा, एक पूरी की पूरी बटालियन भी उनकी अगर मर जाए तो क्या होगा? 10, 20, 200, 400, 500 ये लोग मरेंगे,
कितने मारेंगे आप? 1000, 2000? इससे पाकिस्तानी आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो फारिग होकर अंत में रिटायरमेंट के बाद विदेश में सेटल करना है, चाहे मुनीर हो या शाहबाज हो। उनको दिक्कत यह है कि मेरे जो आका है अमेरिका वाले या चाइना वाले, वो हमको पैसे की सप्लाई जारी रखे। हो सकता है युद्ध के नाम पे कहीं से पैसा उठा ले। भारत ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मारेगा। तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे अफगानी भी मार रहे हैं, बलूच मार रहे हैं, पठान मार रहे हैं, पश्तून मार रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी नेतृत्व अपने देश की मार रहा है, लेकिन दूसरा कोई क्या फर्क पड़ता है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीते या हारे। वो बोल देंगे अपने मीडिया में, चला देंगे कि हम जीत गए, इंशाल्लाह हमारी फतह हो गई। और फिर क्या कर लीजिएगा? पाकिस्तान ने भारत से गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट की है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो वापस रिस्टोर की जाए और पाकिस्तान का पानी वापस भारत देना शुरू कर दे। मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से ये बात इसलिए की जा रही है कि अब फसलों के लिए पानी, आपको पता है कि अब मौसम फसलों के हिसाब का है, तो पानी मांग रहे हैं ताकि इनकी फसलें पाकिस्तान की वो हो जाएं शुरू। लेकिन भारत ऐसी किसी बातों में अब नहीं आने वाला। भारत बिल्कुल तैयार नहीं है पाकिस्तान की ऐसी किसी फैसिलिटी देने का, क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर लिया है भारत ने। अब भारत किसी सूरत पाकिस्तान को इन चीज़ों की फैसिलिटीज़ देने के लिए तैयार नहीं है। फील्ड मार्शल जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि अफगानिस्तान के साथ पीस उसी वक्त सस्टेन। अभिनंदन को पकड़ा था, he was captured as POK in POK as a prisoner of war, POW था वो in POK। तो POK में जब उसको पाकिस्तानी विलेजर्स थे और पाकिस्तानी फोर्सेस ने कैप्चर किया, यहां से फोन आया दिल्ली से कि बॉस आप उसको छोड़ देना, वरना रात के 9 बजे हम हमला कर देंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, लाहौर का बाजा बजा देंगे अच्छी तरीके से, फिर वो गजा जैसा ही दिखेगा लाहौर ना। बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो कांप गए, हाथ पांव उनका फूलने लगा तुरंत। उसको सूट पहनाया, भाई को नीली जैकेट पहनाई, चाय पिलाई, टी इज फैंटास्टिक का हैशटैग बना। ओ, जीत किसकी है पूरे पाकिस्तान में? देखो, इसको कहते हैं छिछोरे लोग। टी इज फैंटास्टिक, उसको देख के मजा आ रहा है। टी इज फैंटास्टिक। कोई अपने हुक्मरानों से, अपने फौजी जर्नलों से, अपने पॉलिटिशियन से ये नहीं पूछ रहा कि एक इंडियन पायलट आया था तुम्हारे हाथ, हाँ, तुमने 24 घंटे के अंदर वापस क्यों कर दिया उसको? भाई एक इंडियन पायलट है, वो पाकिस्तानी पायलट थोड़ा ना है 2 कौड़ी का, वो इंडियन पायलट है। तुम्हारे हाथ में कोहिनूर हीरा लगा है, उसको थोड़ी देर रखते है ना, थोड़ी देर रखते, नजर मार लेते, देखते भैया क्या है, क्या चीज है, बातचीत करो। पाकिस्तानियों ने बोला देखो यार इंडियंस अटैक कर देंगे, अभिनंदन को मैं वापस करना है। बस एक ही चीज पे जीत सकते हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग लगाओ टी इज फैंटास्टिक। तो उन्होंने कौम को खुश कर दिया। अच्छा, कौम भी ऐसी बावली है, कौम भी खुश हो जाती है इन सब चीजों में, 6-0 टी इज फैंटास्टिक में खुश हो जाती है। और आज तक उस कौम ने ये नहीं बोला कि तुमने वो पायलट को वापस क्यों किया, अभिनंदन को। तुम्हारी हिम्मत है उसको पकड़ के रखो, तुम्हें जान है तो पकड़ के रखो। लेकिन तुम पाकिस्तानी ईरान है, वो ये कह रहा है कि इन वायलेशंस के बाद सीज फायर एक अनरीजनेबल चीज नजर आ रही है, तो फिर ये कंप्लीटली फेल है। लेकिन अभी नजर यही आ रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ये जो ईरान की कंडीशंस हैं इसको उठा के गार्बेज में फेंक दो, ये गार्बेज है ईरान की कंडीशंस। अब ईरान की वो जो सारी शराइत हैं, कंडीशंस हैं, वो सब की सब वही थी जो कि ट्रंप ने अपनी जब ये लिखा था, ट्वीट किया था और पोस्ट किया था, उसमें वो वाली शराइत भी लिखी थी। लेकिन अब जो कैरोलिन है उन्होंने ये कहा है कि ये गार्बेज है। ये जरा आप खुद अपने गुनहगार कानों से सुन लें। हम जी, मैं आपको जरा ऊंचा करके सुनाते हैं जी। Fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. ये आपने सुना जी। अब मैं आपको सुनवाती हूँ जेडी वैंस क्या करेंगे, जरा सुनिएगा। I think the Iranians thought
that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. Doubts over the deal. ये आपने सुना, उन्होंने कहा जेडी वेंस जो पाकिस्तान जा रहे हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि ईरान ये समझ रहा था, उसको कंफ्यूजन है, ये हो गई थी कि जो लेबनान है वो सीज फायर का हिस्सा है, तो ऐसा कभी नहीं था। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा शदीद तरीन हमले करेंगे। किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्को हुई, यानी सीज फायर ना माना गया या टॉक्स फेल हुई, तो फिर ऐसा हमला करेंगे, इतना ताकतवर हमला हम ईरान पर करेंगे कि ईरान बच नहीं पाएगा। जैसे कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे। तो ये तो देखें ना, सीज फायर से पहले ही बातें हो रही हैं, हैरान कुन बात ये है। और उसके बाद जो है मैं आपको और भी ये जो है ना ये बताती हूँ कि क्या हो रहा है। हाँ जी, और क्या कहा है जो अमेरिका, वो ये कह रहा है कि यूएस मिलिट्री टू रिमेन इन प्लेस अनटिल फुल एग्रीमेंट इज रीच्ड विद ईरान, ट्रम्प सेज। ट्रम्प ने कहा है कि हमारी जो मिलिट्री है वो ईरान में और आसपास जहाँ पर भी पानियों में या ज़मीन पर जिस जगह है वो वहीं पर रहेगी, ईरान के इर्द गिर्द। उसको नहीं हम बुलाएंगे अनलेस अनटिल कि जो एग्रीमेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है उस पर सिग्नेचर नहीं हो जाते, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर उन्होंने कहा ऑल यूएस शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, वेपन्स, मिलिट्री जो स्टाफ है विल रिमेन इन प्लेस इन एंड अराउंड ईरान अंटिल ए फुल एग्रीमेंट इज रीच्ड। और फिर उन्होंने कहा इफ फॉर एनी रीज़न इट इज़ नॉट, विच इज़ हाईली अनलाइकली, देन दी शूटिंग स्टार्ट्स बिगर एंड बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन एनीवन हैज़ एवर सीन बिफोर, ट्रम्प रोट। शूटिंग स्टार्ट्स बिगर एंड बेटर, वैसे शूटिंग को बिगर एंड बेटर कहना ये कहाँ की वो है, लेकिन एंड आपको पता है कि वो ऐसे ही कहते हैं। एंड स्ट्रॉन्गर देन एनीवन, ईरान मस्ट हैव नो न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज विल बी ओपन एंड सेफ। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्लोज कर दी है। उसने कहा है कि ये जो लेबनान पे हमले हो रहे हैं और तुमने सैकड़ों लोग मार दिए चंद घंटों के अंदर, ये क्या किया है? मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद कर रहा हूँ, अब खुलवा के दिखा दो। तो ये तो ऑलरेडी जो है ये सीज फायर हुआ है, ये क्या हुआ है चंद घंटों के अंदर जो है वो, ये क्या कला कमा हो गया है हर चीज़ का। अच्छा, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ एपी का, मैंने आपको बता दिया कि वो क्या कह रहा है। और ईरानियन पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, जो कि पाकिस्तान जाने करने के लिए, सेड दैट सीज फायर एंड नेगोशिएशंस विद द यूएस ऑन एंडिंग द वॉर इज अनरीजनेबल। ईरान कह रहा है कि ये अनरीजनेबल हो गई आफ्टर deadly attacks on Lebanon, as he accused the US of violating 3 of Tehran's 10 conditions for an end to fighting. It comes as the not yet day-old ceasefire appears at risk over significant disagreements between the parties. ये कह रहा है AP, Associated Press. United States and Iran both claimed victory. ये बात भी कही जा रही है, वो कह रहे हैं 80 जीत गए, वो कह रहे हैं 80 जीत गए। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ। तो ये इसलिए किया कि पहले हमने तो कहा था फिक पढ़नी है, तो वो पढ़ गई। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि, लेकिन फिर भी आपको पता वो एक ड्राफ्ट उन्होंने निकल गया और वो डिलीट करना भूल गए, वो सामने आ गया। और फिर अब उसके बाद ये हुआ कि भाई अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश उन्होंने की ना, और अब ये हुआ है कि वो वायलेशंस हो गई चंद ही घंटों के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ बोले ना, मीडिएशन करवाने वाला भी तो कुछ बोले। ये इसलिए भी अहम है कि पहली दफ़े कुछ और ममालिक भी इसमें शामिल हो रहे हैं फॉर्मली। देखें, तकलीफ पता क्या है इस वक्त? अब हम ये है कि कुछ तज्जिए यूँ किए जा रहे हैं कि शायद ताल्लुकात में कोई खराबी हुई जिसकी वजह से यूएई ने अपनी रकम की वापसी का तकाजा किया। नहीं, यूएई को पैसे की जरूरत नहीं है। मसला ये है कि यूएई इस वक्त सॉलिडली अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है। यूएई तो ईरान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। यूएई पाकिस्तान पे दबाव मुसलसल बढ़ा रहा था ईरान के साथ लड़ाई करने के लिए। और यूएई को एक बात का प्रॉब्लम ये भी है कि सऊदी अरब और यूएई के मामलात में पाकिस्तान ने यूएई का उतना साथ नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान इस महीने के आखिर तक वापस करेगा। और अगर पाकिस्तान वापस नहीं करता तो यूएई के पास जो इसका दूसरा सोल्यूशन है वो पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ जाएगा। जरूरत पड़ी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। देखें, हम तो पहले से इसका शिकार हैं कि जब पाकिस्तान ईरान जंग को खत्म करवाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है, तो उसी वक्त में पाकिस्तान को मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से रखवाए गए $3.5 अरब के डिपॉजिट
वापस करना पड़ रहे हैं। आप इस कौम से डील करें पहले, या आप टीटीपी से डील करें, या आप भारत से डील करें, या आप यूएई के कर्जे वापस दें। कौन है चीमा साहब? ये देखें ना, चले अबू धाबी पैसे मांगे, अबू धाबी मांगे, अमेरिका मांगे, जो मांगे। चीमा साहब यहां तक पहुंचे किस तरह थे आप? पूरा खित्ता इस वक्त परेशान हो गया, पूरा खित्ता कांप रहा है। पाकिस्तान तो इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए अमेरिका ईरान के दरमियान मीडिएशन कर रहा है, किसी भी तरीके से ये जंग खत्म हो जाए इसकी कोशिश कर रहा है। जंग से सबसे ज्यादा अरब ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। क्या मुत्तहिदा अरब अमारात खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है हमारी कोशिशों से कि वो ऐसे वक्त में हमसे पैसे वापस ले रहे हैं? इस सबके अंदर सऊदी अरब के हवाले से भी बड़ी खबर आई है, उसको भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, अब यूएई ने जो पैसा वापस मांगा है, जो 3 से 4 बिलियन डॉलर है, क्या आपको लगता है कि सही मायनों में यूएई को पैसे की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर आखिरकार ये चीज़ ऐसी क्या है कि भाई अचानक से उसने पैसे मांग लिए वापस? अरे भाई, यूएई की कोई एक्सपेक्टेशन थी। अब यूएई के तकरीबन 15 से 20 लाख लोग वो संभालता है, उनको रोज़गार देता है। उसके अलावा अगर आप देखो तो उसने 3 से 4 बिलियन डॉलर दिए हैं। ऑयल में भी सालों से वो उसको क्रेडिट देता आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसने की है यूएई ने पाकिस्तान के लिए। और अगर वो कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है और अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान उस एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता है, तो आखिरकार क्या होगा? अब यूएई की ऐसी कैलकुलेशन थी कि भाई ईरान के साथ पाकिस्तान जो है वो लड़ाई करेगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। पाकिस्तान की फटी पड़ी है। और ये जो ईरान और अमेरिका इजराइल वाली जो कॉन्फ्लिक्ट चली है ना, उसमें बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान किसी का पक्ष नहीं ले पा रहा है। उसकी वो बस में ही नहीं है कि किसको सपोर्ट करे, और इसी चीज़ में वो पिस रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। ताड़ साहब, आज पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तकरीबन अपना 3.5 अरब डॉलर का कर्जा यूएई ने मांग लिया है। वो कहते हैं हम आइंदा आपको इसको रीन्यू नहीं करके दे सकते, हमें ये पैसे वापस भेजें। ऊपर से पाकिस्तान में तारड़ साहब पेट्रोल जो है वो इस वक्त पूरे एशिया में सबसे, साउथ एशिया में महंगा तरीन पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिक रहा है। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बड़ी पैनिक में चले गए हैं कि हमारे साथ जो है वो अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होना है। तारड़ साहब, जंग के हवाले से आप बताएं कि अमेरिकी लीडरशिप क्या कर रही है? हम तो ऐसे लग रहा है कि जंग का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर तो जो एक पेट्रोल पंप की, जो पेट्रोल की सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, तो जंग तो हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है। मतलब जंग की शक्लें डिफरेंट हैं। कैसे देखते हैं? भारत इस सारी जंग से बाहर नजर आ रहा है। उधर पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कोई नहीं बढ़ाई, कोई 3-4% ही बढ़ाई हैं, और अभी तक पूरा महीना हो गया वो महफूज हैं। और हमें ताना दिया जा रहा है जी हमारे जहाज भी गुजर गए हैं वहां से, स्टेट ऑफ हार्मोज से, हम डायलॉग भी करा रहे हैं, हमारा तेल भी बढ़ रहा है, आईएमएफ भी पाकिस्तान के पीछे लगा है। कैसे देखते हैं, क्या सिनेरियो बन रहा है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को जो टीका लगाया गया है पेट्रोल का, आपकी प्राइस $1.64 है। इंडिया की प्राइस $1.02 है। बांग्लादेश की प्राइस $1 है। नेपाल $1.15 है। श्रीलंका के अंदर $1.45 है। तो आपने श्रीलंका को भी क्रॉस कर गए। पता नहीं, आपका शायद को प्लाजा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था दुबई में, तो उसका सीमेंट चाहिए था आपको शायद, ये कोई पता नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस के हालात पाकिस्तान में हमेशा से ही अबतर है और आज भी अबतर है। मैं मुसलसल आपकी मुक्तदरा को कहता रहा हूं, खुदारा अपने आप को नेपाल ना बनने दो। ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेट और करप्ट जो आपके सियासतदान हैं, इनका मुहासबा करो। फिर आपने जिस तरीके से मजहब को सियासत में और हुकूमत में इन्वॉल्व कर रखा है, और ये वही मौलवी हैं जिनके असरात आज भी बाकी हैं, जिन्होंने कहा था कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, ये गोरों की जबान है, पढ़ोगे काफिर हो जाओगे। तो आज भी आपकी ताकतवर तरीन शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान है। उसका वेपन क्या है? आपका मुर्शिद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी उसके सामने सरनगू होता है, मिन्नतें कर रहा है कि आओ मुझे हुकूमत में लेकर आओ। आप इस कौम से डील करें पहले, या आप टीटीपी से डील करें, या आप भारत से डील करें, या आप यूएई के कर्जे वापस दें। और मजे की बात चीमा साहब, जिस कर्जे की आपने बात की, वो कर्जे जो रखे गए थे चीमा साहब, उसमें नवाज शरीफ साहब के दौर का कर्जा भी है और मुर्शद पाक के दौर का कर्जा भी है जो यूएई से लिया गया था, पैसा लिया गया था। ये ज़हन में रखें। तो यूएई ने तो पैसे मांगने थे, वो तो चाहते हैं ना आप ईरान पे अटैक करें, आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे आप चीमा साहब? जब आपके प्लाजे दर प्लाजे सऊदी दुबई में बनेंगे, जब इस वक्त आधा पुर्तगाल आपका होगा,
अद्धी ते तुहाडी कैब अद्धा इस वे 25,000 लोग, ये बड़ा थोड़ा नंबर है चीमा साहब। 25,000 कहते हैं डुअल सिटीजन ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान, और असेंबली के अंदर आपका डिफेंस मिनिस्टर एक, और नॉट अ चाइल्ड। उसने कहा ये सारे पुर्तगाल जा रहा है। चीमा साहब कई दफा मैं जहाजों में खुद मिला हूं पुर्तगाल जाते आपके ब्यूरोक्रेसी, और इकट्ठे टीमों में जा रहे होते हैं बन के। चीमा साहब इन्हें पता है कि इनके हैंडलर कौन है पुर्तगाल, मेरे पास उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो इनको पुर्तगाल अकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत नेशनलिज्म एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। मैं खुद आपकी टू नेशन थ्योरी को चैलेंज करता था बार बार, मुझे याद है 10 महीने आंखें खोली और अभी भी खुली हैं चीमा साहब। उसकी वजह यह है, 1 मिनट जरा उन जूतों में पांव डालो जो बॉर्डर से दूसरी साइड पे मुसलमान बैठे, किस किस्म की उनके साथ क्या हो रहा है जरा देखें। खुदा का शुक्र अदा करें ये पाकिस्तान है आपके पास, और पुर्तगाल भी ठुडे ही पैने जे, उथे कोई वखरा खुदा नहीं जे। मुझे 37 साल हो गए अमेरिका में चीमा साहब, 37 साल। आई एम स्टिल अ पाकिस्तानी। मैं जिड्डे सोहनी अंग्रेजी बोलना, जिड्डे सोहने कपड़े पाना, कैन नॉट बी एन अमेरिकन टू बिगिन विद। और इत्थे भी खुदा जे बंदे इत्थे भी मर रहे ने, जान हापकिन च भी बंदे मर रहे ने। खुदा दा ना जे मौत तो डरो चीमा साहब, मौत से नहीं डर रही है। पाकिस्तान छोड़ के जाओगे बाहर भी मौत आएगी, और तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। एक गरीब मुल्क मादरे मिल्लत जिसको मैं मां कहता हूं, उसके कपड़े फाड़ के चीमा साहब बाहर लेके जाने, जरा सोचे उसमें कितनी बरकत है। सोचे चीमा साहब, मैं मेरी रेंटल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में रेंट नहीं लेके आता पाकिस्तान से यहां उसका, कि वो पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान का पैसा है, मेरे मां बाप की निशानी है। तो वहां से आप तुम गरीबों का खून चूस के जमानता उन्होंने झूठे केस फ्रॉड ला के पुर्तगाल जो तुसी प्रिंस बन जाना कौन नहीं चीमा साहब। ये देखे ना, चले अबू धाबी पैसे मांगे, अबू धाबी मांगे, अमेरिका मांगे, जो मांगे। चीमा साहब यहां तक पहुंचे किस जो रेफरेंस दिया है और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे केसेस को उन्होंने सामने में रखा है कि ये कारण हुआ है जिसकी वजह से हिजाब बैन होना चाहिए। तो वो सारे कारण हमारे भारत में भी हैं, हमारे भारत में भी है। I believe that more than half of the Pakistan is quite gay actually. They don't want to just say it out loud, but I guess 80% of Pakistan is gay and the remaining 20% are bisexuals. And no one ever talks about this, but they have a major problem with inbreeding. They are marrying their first cousins again and again and again, and that makes your evolution go backwards. Pakistan, they don't say this, they won't accept it, they will deny it, they will bring religion into it, they will bring culture into it, but this is an open secret. Nobody is straight in Pakistan. ये नहीं हो सकता कि आप मुसलमान हों और शरीयत इस्लामिया को आप पिक एंड चूज करें कि जहां मेरी मर्जी होगी वहां पे मैंने इसको यूज करना, जहां नहीं होगी। फिर ये दो चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। ये हिजाब, ये दीन, ये कलमा हक इंसान को वो ताकत देता है कि वो तन्हा भी लश्करों पर भारी पड़ जाता है। Muhammad said it's okay to marry your first cousin. For real? And you do that once or twice, it's pretty bad. And you do it for 40 generations. हम किस दौर में क्या देखना पड़ रहा है जिंदगी में, अल्लाह की पनाह, कि फी भैंस जो गोबर करेगी उसके जो है ना 30 रुपए देने होंगे, उस पर टैक्स लगा दिया, गोबर टैक्स। 70% of all Pakistanis are inbred, and in Turkey the amount is between 25 to 30%. ऐसा तो नहीं चलता, तनकीद तो लोग करेंगे। तो इस्लाम तो बड़ा क्लियर है कि जितनी मर्जी आप आज़ादियों के लिए जाएं, आज़ादियाँ वही हैं जो रिलीजन ने आपको दी हुई हैं। दैट्स इट। आप अगर मर्दों को मर्दों के साथ और औरतों को औरतों के साथ निकाह की इजाज़त देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये असल में एक गैर फितरी चीज़ हो रही है। वो आप ये होमोसेक्सुअलिटी पे बात कर, जी, वो मेला जो है ना किधर नहीं लगता है। अच्छा। वो तो वैसे बदनाम है, पूरा पाकिस्तान जो है बाई सेक्सुअल है। अच्छा, वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं तो उनके लिए तो काफ़ी बात है, मतलब डेंजर की, मतलब इसमें इस्लाम प्रमोट करता है इस चीज़ को। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई भी एक्ट उनको वहाँ पे पास करवाना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट है कि आप जहाँ पे भी हो आप अपने रिलीजन के मुताबिक रह सकते हो। नमस्कार दोस्तों, अब ये नया खुलासा हुआ है, मतलब ये नई चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान के अंदर 80% लोग जो है वो गे है और 20% जो है वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब जिनको पुरुष भी पसंद है, जिनको महिलाएं भी पसंद है।
अब देखिए, हमने ये तो बहुत बड़े पैमाने पर सुना था कि भाई जो ये कज़िन मैरिज की जाती है और ये पूरी की पूरी हिरार्की होती है, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर मान लीजिए कि आप अपनी कज़िन के साथ मैरिज करते हैं और इस टाइप की कम्युनिटी में रहते हैं, तो फिर आपके अंदर कुछ ना कुछ बीमारी आना तो डेफिनेटली तय है। और ऊपर से ये भी आ रहा है। उसके अलावा एक और सुना था हमने कि पूरी दुनिया में जितना पॉर्न देखा जाता है उसमें सबसे नंबर 1 पर है पाकिस्तान। हालांकि वो टेररिज्म वाले जो इंडेक्स आते हैं उसमें भी नंबर 1 है, वर्स्ट पासपोर्ट में जो है उसमें भी नंबर 1 के आसपास ही आते हैं। लेकिन अब आ रहा है कि एक ट्रांसजेंडर है वही खुलासा कर रहा है कि भाई देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा है कि 80% गे है। मतलब ये सही में समझने वाली, सोचने वाली बात है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूलें। I believe that more than half of the Pakistan is quite gay actually. They don't want to just say it out loud, but I guess 80% of Pakistan is gay and the remaining 20% are bisexuals. So I don't think that anybody is straight in Pakistan. They don't say this, they won't accept it, they will deny it, they will bring religion into it, they will bring culture into it, but this is a open secret. Nobody is straight in Pakistan. So I did not worry a lot about my sexuality. Like I knew that this male cousin is my that male cousin. My this neighbor is my that neighbor, both boys. So I kind of like quite settled in my head that this is something works this way in Pakistan. What I was worried about, how do I put lipstick and not get like ton loads of shit from my family for that? How do I wear jewelry and dress femme and not get the beatings? So 80% पाकिस्तानी गे हैं एंड जो बाकी 20% है वो बाइसेक्सुअल है, मतलब उन्हें औरत और आदमी दोनों में इंटरेस्ट है। So ये बोला है हिना बलोच ने, जो कि एक पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है एंड इनके अकॉर्डिंग एक भी पाकिस्तानी स्ट्रेट नहीं है। ओके सो एक मिनट, इसका मतलब जो ध्रुव राठी को पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा है उसका रीजन कुछ और है। पीओवी यू आर अ पाकिस्तानी एंड वाचिंग ध्रुव राठी। अबे ये तो पेट्रोल है कि बनू के अंदर वो जो मेला लगता है और उसमें जो बात सुनो, वो आप ये सेक्सुअलिटी पे बात कर, जी वो मेला जो है ना किधर नहीं लगता है। बनू तो वैसे बदनाम है, पूरा पाकिस्तान जो है भाई सेक्सुअल है। अच्छा, यानी कि वो तो बनू तो वैसे बदनाम है, कहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी नहीं है। अभी तो हमारे पास लेस्बियन के केसेस भी आ रहे हैं। बात सुने, ये अफगानिस्तान से ये चीज ट्रेवल करके आई है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में मुनकसिम है। हर सूबे में जनाब अली चोकराबाजियाँ हो रही है। और ये बीमारी जो है ना, ये हम वैसे मुनाफिक है, वरना बहुत सारे ऐसे मौली देखे हैं, पीर देखे हैं, लीडर देखे हैं, मुंसिफ देखे हैं, और हमें बहुत सौ का पता भी है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारे अकदार ऐसे हैं कि हम उसको छुपाना पड़ता है। वरना लंदन में एक दिन मैं गया था तो ये गे वाली उस दिन रैली थी, एलिजिबिलिटी क्यों की रैली थी, मैंने देखा 13,500 गे हजरात निकले हुए थे। जिस दिन पाकिस्तान में ये अकदार ना हो ना और गे रैली रख लें तो निकल आएंगे। But I don't think that other cultures are different. I think they're worse. And Islam is 500 years behind us. We were shitty. We had witch hunts. Inquisition. We had the Inquisition. They're not caught up to us yet. They're not as advanced. And I think two big problems with them as far as progress goes is the Quran is an exceptionally violent book. It doesn't have a 2.0 the way Christians do. And no one ever talks about this, but they have a major problem with inbreeding. They are marrying their first cousins again and again and again, and that makes your evolution go backwards. Is this true? Where are you getting that from? I never heard that before. Consanguinity, I think it's called. Muhammad said it's okay to marry your first cousin. For real? And you do that once or twice, it's pretty bad. And you do it for 40 generations, and now you're going back in time. Look at Iran in 1965. Mini skirts, woman doing chemistry with test tubes, driving around. Hi, you want to go to the go-go hop later? And now just garbage bags. Oh, Gregorian chants everywhere. They've gone backwards in time, and I blame obviously the Quran and the culture and religion, but also I think inbreeding enables them to get hijacked by these radicals. I mean, मर्दों को मर्दों के साथ और औरतों को औरतों के साथ निकाह की इजाज़त देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये असल में एक गैर फितरी चीज़ हो रही है,
जिसमें कि वो फितरत जो वाकई दुनिया के बनाने के डिज़ाइन में पेश नज़र थी वो वहाँ नज़र नहीं आ रही है। रही ये बात कि ये मुमकिन है कि मर्द मर्द की तरफ खिंचें और औरतें औरतों की तरफ खिंचें, ये बिल्कुल हो सकता है। ज़ाहिर है कि जब ये हो रहा है और ऐसे लोग अब समझ में आ रहे हैं कि मौजूद हैं, तो फिर इस हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ज़ाहिर है कि इसमें अभी बहुत कुछ तहकीक की मज़ीद भी ज़रूरत है। ये बात भी मुमकिन है कि बचपन में बाज़ ऐसे तजर्बात हो सकते हैं कि जो मर्दों को भी औरतों को भी एक ख़ास किस्म के रुझान की तरफ माइल करें। ये भी मुमकिन है कि बाज़ अद्वियात का भी नतीजा हो, और ये भी मुमकिन है कि जो बाज़ लोग दावा करते हैं कि ये इनमें से कोई फैक्टर भी ना हो, बल्कि ये ऐसे ही पैदाइशी तौर पर अपने अंदर रुझान रखते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये बात कि इस वजह से कि किसी के अंदर एक चीज़ की शदीद ख्वाहिश है, इस वजह से उसकी उस ख्वाहिश के पूरा करने के अमल को जायज़ करार दे दिया जाए, ये मुतालबा ठीक नहीं है। इसलिए कि ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में ये भी मुमकिन है कि मर्द हजरात ये कहें कि उनके अपनी बीवी या बीवियों से तसल्ली नहीं होती, और जब कभी वो किसी और ख़ातून को देखते हैं तो वो अपने आपे से काबू से बाहर हो जाते हैं।